गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जय हिंद। गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद सर। और रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। हो जाएगा सर। डोंट वरी। मैंने देखा वैसे और लोग बैरक से पढ़ने की कोशिश की। इससे ना वो पिछली पिछली बार का जो पढ़ा हुआ वो भूल जाए। थोड़ा देख रहा हूँ, करने की कोशिश। कोशिश आप जब भी करेंगे सर, काम हो ही जाएगा। होता ही है। हाँ सर, करना पड़ेगा। एक दो मिनट का वेट करते हैं, मैडम ज्वाइन हो जाए। जी सर। सर मुझे कॉल करना था क्या आज 10 बजे वगैरह, 10:30 के बाद वगैरह। अगर आप चाहते हो करने के लिए तो रिवीजन। मैं पेंडिंग की चलिए शुरू करें आज का सेशन। यस सर। अब कहाँ तक थे हम? 54। 54 पेटेंट ऑफ एडिशन। अब आते हैं 55 में। जस्ट मिनट। जी। टर्म ऑफ अ पेटेंट ऑफ एडिशन। टर्म कहाँ से स्टार्ट होता है पेटेंट ऑफ एडिशन का? मेन इन्वेंशन से। टर्म स्टार्ट होता है मेन इन्वेंशन से ही, और कोई जगह ही नहीं है पेटेंट ऑफ एडिशन के पास। ओके। अब प्रिविलेज क्या है पेटेंट ऑफ एडिशन का? पेटेंट ऑफ एडिशन का एक प्रिविलेज है कि पेटेंट ऑफ एडिशन में कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं लगती है। ये लिखिएगा, पेटेंट ऑफ एडिशन की कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं लगती।
सर नो रेन्यूअल फी इन द सेंस जो वो ईयर बाय ईयर का रहेगा वो तो रहेगा ही, राइट? नहीं मैडम, नो रिन्यूअल फी मीन्स नो रिन्यूअल फी। पेटेंट ऑफ एडिशन की नहीं होगी, मेन पेटेंट की होगी। ओके। सिर्फ एक ही पेटेंट की रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी, दो दो की नहीं। हाँ, समझ गई। अगर मेन पेटेंट रिवोक हो जाता है, मान लीजिए अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कि मेन पेटेंट रिवोक हो गया, तो मेन पेटेंट रिवोक होने के बाद जो पेटेंट ऑफ एडिशन है उसे इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है अपॉन रिक्वेस्ट। यस। समझिएगा ये बात को। वैसे तो मेन पेटेंट जैसे ही रिवोक होता है उसी टाइम पे पेटेंट ऑफ एडिशन रिवोक हो जाता है, सीज टू हैव इफेक्ट हो जाता है। बट अगर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करे कि मेरी पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क करवाया जाए, तो उसे कंट्रोलर अपॉन सच रिक्वेस्ट अप्रूवल दे सकते हैं कि हाँ, आपका पेटेंट ऑफ एडिशन इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये रिक्वेस्ट से होगा, अपने आप नहीं होगा। यस सर, ऑन रिक्वेस्ट। हम्म। और पेटेंट ऑफ एडिशन की कोई रिन्यूअल फीस नहीं होती है, वो मैंने आपको कहा। यस। मगर अगर मेन पेटेंट रिवोक हो जाता है और हम पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क करवाना चाहते हैं, तो उस केस में इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह अगर पेटेंट ऑफ एडिशन वर्क कर रहा है तो उसकी रिन्यूअल फीस लगेगी। कब लगेगी? जब मेन पेटेंट रिवोक हो जाएगा तब। इसमें कोई डाउट? नो सर। अ, जैसे कि जो मेन इन्वेंशन था, उसके बाद हमने पेटेंट ऑफ एडिशन का ग्रांट आने के बाद उसी को ही किया, तो ग्रांट पहले हो सकती है पेटेंट ऑफ एडिशन की। सर अगर पेटेंट ऑफ तो एडिशन सेपरेट उसको ही पेटेंट हमने था तो हो सकता। इंडिपेंडेंट। जी। हाँ, हाँ सर। तो हमने वो ऐड कर दिया, यानी एक्सचेंज कर लिया अपन, ऐसे बोल सकते हैं। डे- अ, ऐसे सिनेरियो ले सकते हैं कि पेटेंट ऑफ एडिशन में नहीं, क्लेम तो नहीं बोल सकते ना, पेटेंट ग्रांट हो चुका है, प्रायोरिटी क्लेम इसमें रिवोक नहीं कर रिवोक सकता कैसे था। होगा? रिवोक कैसे होगा वो बात कर रहे हैं? रिवोक किस वजह से हुआ वो बात कर रहे हैं? और रिवोक सर वो पेटेंटी के हाथ में होगा ना सर। नहीं, रिवोक करना सामने वाले के हाथ पे होता है। मान लीजिए कोई प्रीवियस पब्लिकेशन की वजह से रिवोक होता है, कोई प्रीवियस क्लेम की वजह से रिवोक होता है। वहां पर बहुत सारे ग्राउंड है। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो रिवोक होता है, रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड हुआ तो रिवोक होता है। तो देर आर मेनी ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 64 फॉर रिवोकेशन। बट मान लीजिए वो ग्राउंड को देखते हुए भी अगर मेन पेटेंट रिवोक हो जाता है और कंट्रोलर ये इन फेवर है कि हाँ, इसका इंडिपेंडेंट पेटेंट है जो पेटेंट ऑफ एडिशन, वो इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ पर हम कंट्रोलर की अप्रूवल इसीलिए ले रहे हैं कि मेन पेटेंट रिवोक हो गया है, फिर भी क्या पेटेंट ऑफ एडिशन इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क कर पाएगा? फॉर दैट पर्पज वी आर टेकिंग अप्रूवल। गेटिंग सर और नॉट? यस। Sir, patent of addition, even after grant, we can apply, right? यस, हाँ, तो आफ्टर फाइलिंग एनी टाइम। same day we will get grant also. No, it is not necessary. Once main patent will granted, so on or after grant of the main patent, the patent of addition can be granted.
बट हमने वो एक स्पेशल केस देखा था। देखिए मैडम, वैसे जनरली होता क्या है, आप, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, आप इस तरीके से इसको देख रहे हैं चीजों को, जो गलत है। कैसे समझाता हूँ मैं आपको। आप क्या समझते हैं कि पहले मान लीजिए कि मेरी एक पेटेंट यानी एप्लीकेशन मैंने A1 फाइल की, हम्म 1/1/24 को। एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन है। हम्म तो क्या मैं अब पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकता हूं? एप्लीकेशन, नॉट पेटेंट, पेटेंट ऑफ एडिशन की एप्लीकेशन कर सकते हो कब फाइल कर सकता हूं? एनी टाइम, लाइक ऑन ऑन मेन इन्वेंशन और POA, पेटेंट ऑफ एडिशन, उसको मैं कहता हूं राइट। A2 एप्लीकेशन। ये भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, पेटेंट नहीं है। तो इसके बाद 1/1/24 या उसके बाद कभी भी कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने 1/3/24 को फाइल की, कर सकता था। हाँ कर सकते हो सर। उसी दिन भी कर सकता था। कर सकते हो सर। जी, तो ये क्या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन किसका हुआ? पेटेंट ऑफ एडिशन का। हम्म तो ये एप्लीकेशन ही होती है, ये पेटेंट नहीं होती है, वो तो एक अलग से सिनारियो था। हम्म, अब देखिए, अब इसकी ग्रांट कब मिलेगी? पेटेंट ऑफ एडिशन की A2 की ग्रांट कब मिल सकती है? व्हेन इट कैन बी ग्रांटेड। ये बन बोलिए, बराबर बोल रहे थे। A1 जब होगा, होगा ना सर। हम्म तो फर्स्ट ग्रांट मिलेगी A1 को। A1 की ग्रांट के दिन पे ही A2 को ग्रांट मिल सकती है, या फिर उसके बाद में मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। गेटिंग? अब ये दोनों चीजें क्लियर है? सर 1 सेकेंड सर, आई जी डोंट नो व्हाट रीजन जी आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम स्कूल। 1 सेकेंड सर। जी जी। सर हम इम्प्रूवमेंट में जो P2 फाइल किया था कल, हम्म वो P2 P1 से पहले ग्रांट हो रहा था। सर, वो एंड वन पेटेंट थी दोनों इंडिपेंडेंट। वो ग्रांट पहले हो नहीं रहा था, वो दोनों अलग अलग पेटेंट थी, फिर उसको मर्ज कर रहे थे। जी जी सर। जैसे कैसे इस एप्लीकेशन को हम मैंने लोग मर्ज P2, किया यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, P2 सर हमने फिर रिवोक कर दिया था, फिर P1 में मर्ज हो गया था, ऐड हो गया था। यहाँ पे एप्लीकेशन है। यहाँ पे एप्लीकेशन है। ओके, फाइल टर्म ऑफ पेटेंट एडिशन, when it can be granted. Sir, A1 also complete specification, A1 1124, आफ्टर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना सर, A2, राइट सर? Sir is over सर the म्यूट हो सर। sir is over the call. ओह हाँ हाँ। He's in mute. No, my scenario I have to tell sir. By chance, see, A1 is granted already. After the grant, we are filing patent of addition. Okay. हम्म 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 And the patent of addition is not yet granted. Before that, previous, I mean P1, first main invention got revoked. हम्म। Then patent of addition, what will it happen? Then we have to make it as a main invention and wait for the grant again. In that scenario, what will happen? Is my question. You understood what am I telling? आप Yes. समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हो? हाँ 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 सब हाँ। जो इसमें
एक एप्लीकेशन पेटेंट फाइल ऑफ की थी एडिशन हमने। आफ्टर ग्रांट हम फाइल करते हैं हाँ। और बाय एनी सिचुएशन समझ लो मेन इन्वेंशन गॉट रिवोक्ड, नो व्हाट विल हैपन टू दैट पेटेंट ऑफ एडिशन इज माय क्वेश्चन. हम्म। They may ask, sir. यस मैम. Sir, my question is what sir. समझ लीजिए. जस्ट मिनट. Yes, yes, sir. जी बताइए मैडम. सर माय क्वेश्चन इज, अभी समझ लो सर, हम लोगों ने एक फाइल किया, A1 फाइल किया, वी गॉट द ग्रांट ऑल्सो. ओके, ग्रांट होने के बाद हम पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर रहे हैं. एज सुन एज वी फाइल द पेटेंट ऑफ एडिशन, द A1 main patent got revoked. Now what will happen to that patent of addition? That also cease to have effect. वो भी cease to have effect ही हो जाएगी, यानी उसकी भी इफेक्ट कोई रहेगी नहीं until and unless एप्लीकेंट रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि मेरी पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह ट्रीट कीजिए. ट्रीट करो, देन वापस वो ग्रांट के लिए वापस फर्स्ट से नहीं 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 नहीं. देखिए मैडम, पहले तो यहाँ पर ये सिनारियो आपको पता चल गया, यहाँ तक लिखा था, इसमें कोई डाउट आपको अभी तक? नो डाउट सर. नो डाउट. तो अब इसके ग्रांट का सिनारियो लेते हैं. मान लीजिए कि A1 थी जो एप्लीकेशन, उसको ग्रांट मिलता है 1/1/26 को. तो अब A2 जो पेटेंट ऑफ एडिशन है, उसको ग्रांट कब मिल सकता है? या तो इसी दिन या इस दिन के बाद में कभी भी, उससे पहले नहीं मिल सकता है. राइट. तो A2 को ग्रांट मिली 1/3/26 को. एक्सेप्टेबल, क्योंकि A2 क्या है? पेटेंट ऑफ एडिशन है. ओके. अब समझिए कि A2 जो है, सॉरी A1 जो है, वो रिवोक हो जाती है. A1 रिवोक होती है. कब होती है? 1/1/27 को. तो अपने आप ही A2 क्या हो जाएगी? उसी दिन सेम डे पे क्या हो जाएगी? सीज टू हैव इफेक्ट. क्योंकि A2 की डिपेंडेंसी किस पे थी? A1 पे थी. और A1 चले गए तो फिर A2 का पूरा टेन्योर वैसे तो खत्म हो गया, बट अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं. कौन? एप्लीकेंट रिक्वेस्ट कर सकता है. एप्लीकेंट ये कह सकता है क्योंकि दोनों के एप्लीकेंट कैसे हैं? सेम एप्लीकेंट है. तो एप्लीकेंट ये रिक्वेस्ट करता है कि भले ही मेरी A1 रिवोक हो चुकी है, बट मेरी A2 को आप इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह ट्रीट कीजिए. तो जब ये रिक्वेस्ट करेंगे एप्लीकेंट और बाद में कंट्रोलर सेटिस्फाइड होते हैं इस रीजनिंग से, तो कंट्रोलर A2 को इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह ट्रीट करेंगे. एनी डाउट गौरव सर? सर रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा ना सर A1 का? नहीं. हाँ हाँ सर, रेफरेंस तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इसकी फाइलिंग के टाइम पे भी है, ग्रांट के टाइम पे भी है, और बाद में A2 जब इंडिपेंडेंट पेटेंट बनता है तब भी उसका रेफरेंस तो है ही A1 का उसके अंदर. सर पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट होने के पहले A2 ग्रांट होने के पहले A1 बाय चांस रिवोक हो गया, हाँ, व्हाट विल बी द सिनेरियो? देन द सेम सिनेरियो कि जब हम रिक्वेस्ट, तब ये करेगा एप्लीकेंट कि इंडिपेंडेंट पेटेंट है, इंडिपेंडेंट जो एप्लीकेशन है पेटेंट ऑफ एडिशन की, उससे इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह ग्रांट के लिए प्रोसीड किया जाए.
Okay. Then after that, उनका जो procedure after that, anytime they can give grant to that invention. यस, Okay. बट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर को कि मेरी मेन पेटेंट रिवोक हुई है, उसका कभी भी कोई इफेक्ट मींस अगर आपको लगता है कि पेटेंट ऑफ एडिशन रिवोक होनी चाहिए कर दो, मगर मेरा मानना है कि मेरी पेटेंट ऑफ एडिशन इस तरीके से मैंने बनाई है कि वो पेटेंट मेन पेटेंट रिवोक होते हुए भी जिंदा रह सकती है, तो हम Yes. रिक्वेस्ट तो करेंगे ना कि इसको बचा लिया जाए। Okay, sir. Okay, sir. Any form, sir, for that? 30 ये एप्लीकेशंस होती है, इनिशियल लेवल पे ये एप्लीकेशंस होती है, पेटेंट ही नहीं होती है डायरेक्ट, वो दिमाग में बैठा पहले। यहाँ वो समझ गई। Sir, Form 30 is for patent of addition. No. Form फॉर्म 30 34 general. It is रिक्वेस्ट Request of request. रिक्वेस्ट टू मेक पेटेंट ऑफ एडिशन एज एन इंडिपेंडेंट पेटेंट। Okay. the general form. Yes, sir. हो गया मैडम? हाँ, हो गया सर। Yes, sir. लिख लीजिए सर। If we have request. There are only 32 forms. यस, There are only 32 forms, sir, total. देयर आर 34 फॉर्म्स नाउ। 34. अब ये दो हाँ, फॉर्म कहाँ से आ गया सर? 3 फॉर्म आ गए, दो फॉर्म आए 124A में और तीसरा फॉर्म आया 27 नवंबर को, यानी कल और नहीं उसके अगले दिन। पेटेंट एजेंट मिसकंडक्ट। अभी आया सर करंटली? हाँ, करंटली आया, 2 दिन पहले 27 फिर नवंबर को। क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने ही वाला है सर, पक्का। आई एम श्योर अबाउट इट। 34 हो गए सर अभी 35 जी, 34 35 नहीं 34। 34 34. Okay, 31 form. So 3 more forms added. जी, कहाँ से? आप बता देना सर बाद में, अभी मुझे नहीं पता कहाँ। हाँ मैडम, अगर आपको आज ही करना है तो आज ही कर लेंगे, एक बार ये 59 तक पहुंच जाए फिर 30 फॉर्म को आज ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं उसमें, मगर ये पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ, पेटेंट ऑफ एडिशन का। और जो मैंने सिनारियो बताया था कि 2 पेटेंट अलग अलग से ग्रांटेड थी, उसे भी आप मर्ज कर सकते हो, वो दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? यस सर। गौरव सर, दोनों सिनारियो अलग अलग है। वैसे जनरल केसेस में पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन फेज में ही फाइल होते हैं, बट वो एक रेयर केस सिनारियो था जहां पर दोनों पेटेंट ग्रांट हो चुके थे और फिर हम दूसरी पेटेंट को पेटेंट ऑफ एडिशन की तौर पे ऐड करवा रहे थे P1 में। वो रेयर केस सिनारियो था। क्या आप ये बात को कोरिलेट कर पा रहे हैं? हाँ सर थोड़ा डिफरेंस थोड़ा कंसिडर हो रहा है।
कल जो सेक्शन 54 में आपने बताया था वो हाँ। मर्ज। हाँ। वो दोनों पेटेंट थी, अलग अलग पेटेंट थी, और फिर मैं P2 को P1 में ऐड कर रहा था। यस सर। बट जनरल कंडीशंस में क्या होता है कि P1 यानी एप्लीकेशन 1 पहले फाइल होती है, मेन एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन 2 फाइल होती है, और एप्लीकेशन 2 को ही हम क्या कहते हैं, पेटेंट ऑफ एडिशन। एडिशन। और उसकी दो कंडीशंस रहती है। पहली कंडीशन, वो मेन पेटेंट के बाद फाइल होनी हुई चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो मेन, पहले कंडीशन के मेन पेटेंट के बाद फाइल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसकी ग्रांट भी मेन पेटेंट के ग्रांट के बाद में मिलेगी। ये जनरल केस सिनेरियो है। Okay, चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 56 में। 55 भी हमने कर लिया। टर्म कहां से माना जाएगा पेटेंट ऑफ एडिशन का, अगर मैं पूछूं तो आपसे? फ्रॉम द मेन एप्लीकेशन डेट ऑफ फाइलिंग। हम्म फिर पेटेंट ऑफ, जब मेन पेटेंट रिवोक हो जाती है, क्या पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह ट्रीट करने के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है? वी कैन रिक्वेस्ट। जी। यस। ओके। फॉर्म 30। थर्ड क्वेश्चन, हाँ, फॉर्म 30। पेटेंट ऑफ एडिशन की मेन पेटेंट रिवोक नहीं है तो क्या रिन्यूअल फीस लगेगी? नो। नो। और जब मेन पेटेंट रिवोक हो जाती है तब क्या रिन्यूअल फीस लगेगी? यस। क्योंकि वो मेन पेटेंट। दैट्स इट। वो मेन पेटेंट बन गई, वो इंडिपेंडेंट पेटेंट बन गई। दैट्स वाई। तो बस इतनी चीजें हैं सेक्शन नंबर 55। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 56, वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन। देखिए, पेटेंट, किसी भी पेटेंट को कौन से क्राइटेरिया से चेक किया जाता है? इम्प्रूवमेंट सर। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं? पहला होता है आई, फर्स्ट आई होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है नया होना, पहली बार, दुनिया में पहली बार किसी ने ये इनोवेट किया है। दूसरा आई होता है इन्वेंटिव स्टेप। और तीसरा आई होता है इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। अब ये तीनों चीज अगर आपके इन्वेंशन में है तो उसे वैलिड पेटेंट इन्वेंशन माना जाता है। क्या ये बात से आप एग्री करते हैं? यस सर। ओके। अब जब हम पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करते हैं या फिर पेटेंट ऑफ एडिशन की वैलिडिटी की बात करते हैं, या फिर पेटेंट ऑफ एडिशन में अगर हम पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया देखते हैं, या फिर हम पेटेंट ऑफ एडिशन जब ग्रांट होगी तो उसमें से कौन कौन से पैरामीटर चेक किए जाएंगे उसकी बात करें, तो इसमें से दो ही पैरामीटर चेक किए जाएंगे। कौन कौन से? पहला, इनोवेशन, वो नया होना चाहिए, उसमें नोवेल्टी होनी चाहिए, वो कहीं पर प्रीवियसली पब्लिश्ड नहीं हुआ होना चाहिए। एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, ये दोनों क्राइटेरिया चेक होंगे। मगर किस क्राइटेरिया से उसे जज नहीं किया जाएगा? वो है इन्वेंटिव स्टेप। ये क्राइटेरिया से उसे जज नहीं किया जाएगा। किसको? पेटेंट ऑफ एडिशन कांट बी जज्ड बेस्ड ऑन इन्वेंटिव स्टेप क्राइटेरिया while giving grant to that patent। लिख लीजिएगा।
सर दिस काइंड ऑफ थिंग नो मेक्स थिंग्स इजियर सर, जैसे कि आपने कल वो म्यूजियो हम्म। वो सब याद करने के लिए इजी है, जैसे इजी रहता है। डिजाइन एक्ट में जैसे आपने स्कॉप सीसीएल का। हम्म। मैनेमोनिक्स बोलते हैं उसको, मेमोरी मैनेमोनिक्स। हम्म, क्या बोलते हैं उसको मैडम? आपको आपको ही ज्यादा पता होगा। उसको क्या सर बोलते हैं? मेमोरी। मुझे नहीं पता सर, सच्ची बताती हूँ। ये मेमोरी शॉर्टकट्स होते हैं। हाँ वो शॉर्टकट तो है, लेकिन उसका उसका कोई सिनोनिम है, बहुत अच्छा वाला सिनोनिम है मैनेमोनिक्स, या मैं शायद उसको प्रोनाउंस अच्छी तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा ही कुछ कहते हैं उसको। यस सर। यस। सर व्हाट डिड यू से पेटेंट ऑफ एडिशन कैन नॉट बी जज और ग्रांटेड और ग्रांटेड। बेस्ड ऑन इन्वेंटिव स्टेप क्राइटेरिया। बाकी के क्राइटेरिया चेक होंगे, इन्वेंटिव स्टेप वाला क्राइटेरिया पेटेंट ऑफ एडिशन में चेक नहीं होगा while giving grant to that patent. यस सर। बस यही चीज लिखी है वैलिडिटी ऑफ पेटेंट में। ग्रांट ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन can't be refused या revoked and invalidated on the ground that complete specification of patent of addition does not involve any inventive step. उसे रिफ्यूज, रिवोक या इनवैलिडेट इस वजह से नहीं किया जा सकता है कि उसमें इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, यानी उसको जज नहीं किया जा सकता है बेस्ड ऑन इन्वेंटिव स्टेप। और ये सारी चीजें आप पेटेंट ऑफ एडिशन में ऐड कर सकते हैं, यानी पेटेंट ऑफ एडिशन के एग्जांपल क्या होंगे? मोर देन मियर वर्कशॉप इंप्रूवमेंट। दूसरा, मस्ट इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाई टेस्ट ऑफ इन्वेंशन। वो इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाइड करना चाहिए टेस्ट ऑफ इन्वेंशन। जो टेस्ट कर रहे हैं आप, एफिशिएंसी का टेस्ट कर रहे हैं, तो विदाउट पेटेंट ऑफ एडिशन एंड विथ पेटेंट ऑफ एडिशन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। कॉम्बिनेशन मस्ट प्रोड्यूस न्यू रिजल्ट, न्यू आर्टिकल, better or cheaper article than before. Combination of old integers may also be combined that by their working interrelation. सिंपल सी बात कहूं तो आप जो कुछ भी ऐड कर रहे हैं पेटेंट ऑफ एडिशन से, उसकी वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी एफिशिएंसी एनहांस हो, या फिर उसका आउटपुट मिले, टेक्निकली एडवांसमेंट हो, या फिर कोई प्रोटेक्शन मिले, वैसी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंने ये चीज ऐड की उसकी वजह से गाड़ी की एवरेज कम हो गई। ये पेटेंट ऑफ एडिशन का पर्पस नहीं है। पेटेंट ऑफ एडिशन का पर्पस है मियर इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। एनी डाउट? हाँ सर, वैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे जापानीज गाड़ी में हर साल फेसलिफ्ट, कार का फेसलिफ्ट आता है, तो वो उसमें वो नहीं आता होगा ना, वो डिजाइन नहीं, वो तो डिजाइन वगैरह हम्म। होता है। वो तो मियर पेटेंट का। इंप्रूवमेंट शायद ना भी हो, ऐसे नई नई गाड़ियां निकाल देते हैं फेसलिफ्ट करके, हाँ तो हाँ। फेसलिफ्ट शायद पेटेंट ऑफ एडिशन में ना भी काउंट किए जाए, सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए करते हैं वो लोग। हार्डली दे चेंज इंटीरियर सर। और प्राइस तो ऐसे बढ़ाते हैं जैसे कि पूरी नई गाड़ी दे रहे हैं। सर व्हाट इज योर फेवरेट कार सर? मैडम मेरे पास तो जो है वही फेवरेट है, वेन्यू। और वो भी उससे पहले थी वॉक्सवैगन पोलो, तो वही फेवरेट है। वेरी गुड सर। हाँ फोक्सवैगन की बहुत। कंपनी तो बहुत अच्छी। गौरव वॉक्सवैगन में एक बार आप बैठ गए, उसकी सीट में बैठ गए, फिर बाकी आप चाहे हुंडई में जाओ,
मारुति में जाओ, सर ऐसा आपको पता चलता है कि सही में बजट कट किया गया है। सर लेकिन होंडा कार्स भी मुझे बहुत पसंद है। होंडा मेरे कार्स तो पास मैडम अच्छी होती है, मगर होंडा मेरे कार्स की फिर मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास भी होंडा ही है सर। होंडा होंडा कौन सी, सिविक? होंडा 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 सर, होंडा ही होंडा। कौन सी? ना, मेरे पास होंडा अमेज। अमेज? अमेज सेडान अच्छी है। आई हम हैव तो हैचबैक वाले हैं। होंडा आपके पास कौन सी है मैडम? होंडा होंडा सिटी सिटी? और ये क्या है सर वो टोयोटा का हाई क्रॉस। हाई ग्रोस? हे भगवान। मुझे बड़ी गाड़ी चलाने में बड़ी मजा है, बहुत अच्छा लगता है। टोयोटा हाई ग्रोस? हाई 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 क्रॉस। हाई क्रॉस। हाँ। कहाँ आता है? एक साथ आठ आठ सात लोग, 7 सीटर? यस सर। मम्मी पापा सब आ सकते हैं। ओ, फुल फैमिली। हम्म। और आप ही ड्राइव करते हैं? यस सर, मुझे बहुत पसंद है नाइस सर। मैम, नाइस मैम। मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि मैं ड्राइव करूं। मुझे ऐसा है कि कोई ड्राइव करे और मैं बाजू में सो जाऊं। लेकिन और सर उस जो लोग बैंगलोर में ड्राइव करेगा वो सच्ची में बताओ, जिसको भी ड्राइविंग पसंद है वो भी नफरत करने लगेंगे सर। बैंगलोर इज वो फर्स्ट। नागपुर के भी यानी ट्रैफिक बढ़ गया है अभी। अहमदाबाद बहुत मस्त है हाँ। एकदम वाइड रोड्स, सुपर्ब इट इज। बैंगलोर दी वर्स्ट रोड्स। हमारे यहाँ रोड अच्छे हैं तो भी हमें गाड़ी चलाने से दिक्कत है। मुझे तो कोई कहे कि भाई मैं ड्राइव कर लूंगा तू सो जा, तो मैं सो ही जाना पसंद करूंगा। ड्राइव क्या करना है? अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। आप लड़की है ना मैडम, इसीलिए अच्छा लगता है। हम लड़कों को पूछो, अगर किसी की शादी में भी चले गए और पता चला कि हमें ड्राइविंग आती है, आपको तो कोई नहीं कहेंगे कुछ। हमें तो चाबी दे देंगे, बोले कि जाओ छोड़ के आओ। हम हाँ, तो लगे रहते हैं बस बैक। छोड़ने के लिए कहीं पर, और कुछ नहीं करते। हाँ, करे करे। वो तो है सर। आपको तो ज्यादा से ज्यादा संजीव जी बोलेंगे कि मैडम मम्मी पापा को लेके छोड़ के आ जाओ, उससे ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी वहां। बच्चों को और मम्मी पापा को इनका हाँ बस, रिप्लाई है। बस उतना। ताकि हम भागते रहते हैं बस, फोन उठा उठा के, हाँ हाँ आया लेने, हाँ हाँ गया लेने। आया लेने। ट्रू ट्रू। सर हो गया ये वाला, अभी 50 से। गौरव सर लिख लिया? हाँ सर, फोटो भी खींच दे। फोटो? हाँ, लिख तो लिया है सर। ये थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है तो फोटो मैं खींच देता हूँ। ओके, अच्छी बात। फोटो आपने भेजा है, मैं देख लेता हूँ। अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन। कहाँ पर व्हाट्सअप किया आपने? नहीं सर, ये इसका मैंने स्क्रीनशॉट स्लाइड ले लिया है। का। ओके, हाँ सर। सर ये सारी स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है व्हाट्सएप पे। जी। अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन और एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग thereto बिफोर कंट्रोलर। कंट्रोलर के सामने अमेंडमेंट करना है स्पेसिफिकेशन का, तो कैसे करेंगे? उसके लिए है सेक्शन नंबर 57। और अगर मैं उसमें बात करूं कि अमेंडमेंट किया जाता है इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में अगर नेम एंड एड्रेस का करेक्शन करना है, एप्लीकेशन में नेम एंड एड्रेस करेक्शन नहीं बोलते हैं उसको, अल्टरेशन बोलते हैं। डिजाइन। ऑल्ट्रेशन, नेम एंड एड्रेस का ऑल्ट्रेशन करना है तो फाइल होगा फॉर्म नंबर 13। उसकी फीस है 320 रुपीज। एनी डाउट? नो नो सर। ओके।
एप्लीकेशन में स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट करना है, स्पेसिफिकेशन में। कॉम्प्लिकेशन। स्पेसिफिकेशन या दूसरे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नेम एंड एड्रेस करेक्शन, स्पेसिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो फॉर्म नंबर 13 फीस है उसकी 800 रुपीज। Same form but different amount. और अगर पेटेंट ग्रांट हो चुकी है, अब ये एप्लीकेशन पेटेंट बन चुकी है, और पेटेंट के स्पेसिफिकेशन या अदर डॉक्यूमेंट्स में अमेंडमेंट करना है, ये भी अमेंडमेंट के लिए था। पेटेंट के स्पेसिफिकेशन एंड अदर डॉक्स को अमेंड करना है। तो उसके लिए भी फॉर्म नंबर 13 ₹1600 लिख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछिए, फिर लिखिए। सर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को अमेंड कर सकते हैं, लाइक करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शंस, हाँ कैसे कैसे हो सकते हैं वो बताऊंगा, मगर कर सकते हैं, यस। ओके सर। ये आपने डिजाइन एक्ट में भी बताई थी सर, वहां पे शायद 22, 23 नेम एंड एड्रेस अल्टर करने के लिए फॉर्म नंबर 22 इन डिजाइन एक्ट 200 रुपये। 200 रुपये। डबल एड्रेस ऐड करने के लिए 20। 23 वहां पर उसके भी 200 रुपये। तो अब क्वेश्चन होना चाहिए आपको यहाँ पर भी, जैसे कि जैसे वहां पर फॉर्म नंबर 23 था, यहाँ पर यहाँ पे 23 किसके लिए था? वहां पे 23 ऑल्ट्रेशन ऑफ एड्रेस। नहीं, 22 अल्टरेशन ऑफ एड्रेस के लिए, 23 किसके लिए? डबल एड्रेस, डबल एड्रेस। यहाँ पर चाहिए। पेटेंट में डबल एड्रेस ऐड करने हैं तो पता नहीं सर, सर्विस नहीं है लग रहा है। नहीं है, बताता हूँ आपको। सर मैं सोती हूँ तो भी ये तीनों, में चलता है। ये तीनों आपने लिख लिए ना? हाँ लिख लिया सर। हाँ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यस सर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मुझे पेटेंट ग्रांट होने के बाद नेम एंड एड्रेस को अल्टर करना है आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, अब जो मैं बात कर रहा हूं आफ्टर ग्रांट ही है, यानी पेटेंट के अंदर, पेटेंट के अंदर नेम एंड एड्रेस अल्टर करना है। तो उसके लिए अंडर रूल 94 सब क्लोज 1 फॉर्म नंबर 30 लगेगा और उसकी फीस है 320 रुपीज। आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाए ना गौरव सर, कि ये फॉर्म नंबर 13 कब यूज करना है और ये फॉर्म नंबर 30 कब यूज करना है? जब सिर्फ एप्लीकेशन ही है बिफोर ग्रांट, हम्म तब तब फॉर्म 13 यूज करना है। सिर्फ नेम हम्म एड्रेस करना है तो 320। अदर देन नेम एंड एड्रेस जैसे कि स्पेसिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रहा तो 800। सर थर्ड जो स्टेटमेंट है वो उसमें पेटेंट आफ्टर पेटेंट ग्रांट में सर, थर्ड थर्ड फॉर्म 13 1600। हाँ, वो पेटेंट ग्रांट होने के बाद है, यानी हाँ पेटेंट है वहां पर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। फिर सपोज सिर्फ पेटेंट के बाद भी नेम एंड एड्रेस करना हो तो अंडर रूल 94 प्लस वन हम्म से भी सिर्फ फॉर्म चेंज है बस। हाँ, फॉर्म और चेंज यूज अगर करना पड़ेगा। एडिशनल एड्रेस ऐड करना हो तो, एडिशनल एड्रेस ऐड करना हो तो हम्म,
पेटेंट ग्रांट होने के बाद एडिशनल एड्रेस ऐड करना है, तो एज पर रूल 94 सब क्लोज 3 फॉर्म नंबर 30 ₹800। Yes. ग्रांट होने के पहले F13, ग्रांट होने के बाद F30 हो जाए, and after grant F13 is for all patent specification and other documents amendment. Done. नाम एंड एड्रेस के लिए Section 50. तो पी ओके पी सर ये फॉर्म वगैरह सब ऑनलाइन ही है क्या सर कि हार्ड कॉपीज? दोनों चीज कर सकते हैं। इफ यू आर पेटेंट एजेंट तो आपको ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो अगर सर आप एप्लीकेंट है तो फिजिकल भी हो सकता है एंड ऑनलाइन भी हो सकता है। क्लाइंट का डेटा सपोज ले लिया तो फॉर्म फिलअप करना है बस और फिल करके सबमिट करना है। यस। Sir, what does the star means, sir? वे बेरेक में अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन हाँ नीचे इतने सारे देखिए स्टार मैडम, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, कहाँ पे है? नीचे ही है। तो सेक्शन वो 57 स्टार 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 में मान लीजिए कि पहले कुछ लिखा था तो वो चीज स्टार 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 करके नीचे अमेंड यानी पहले की दिखाई गई है। जैसे कि आप जाइए इसमें सेक्शन नंबर 5 को देखिए तो उसमें स्टार करके लिखा होगा कि सेक्शन नंबर 5 पहले क्या कहता था। फिर इसमें जाइए सेक्शन नंबर 11B में तो वहां पर लिखा होगा कि 15 मार्च 2024 से पहले जो भी एप्लीकेशन फाइल हुई थी उसमें 48 मंथ का प्रावधान था, अब 31 मंथ का है। लाइकवाइज कंडीशंस वहां पर लिखी होगी। Yes, sir. Specification before High Court. करें आगे बढ़े, इसमें लिख Yes, लिया सभी ने? yes, yes, sir. जी सर जी यहाँ पर है कि एप्लीकेंट या पेटेंटी, जैसे मैंने कहा कि पेटेंट के स्पेसिफिकेशन को भी क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। एप्लीकेंट या पेटेंटी मगर किसके सामने है, कंट्रोलर के सामने। अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर कब, अगर फॉर्म नंबर 13 मैंने फाइल भी किया तो भी कंट्रोलर, अगर कोई सूट चल रहा है, कंट्रोलर पास ऑर्डर बिफोर सच एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और रिफ्यूजल, सूट बिफोर और
सूट बिफोर कोर्ट और इन्फ्रिंजमेंट और रिवोकेशन ऑफ पेटेंट पेंडिंग, तो कंट्रोलर कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे अगर कोई सूट चल रहा है कोर्ट में इन्फ्रिंजमेंट का, रिवोकेशन का। तब आपने भले ही फॉर्म नंबर 13 फाइल किया हो, मगर कंट्रोलर ऑर्डर पास नहीं करेंगे अमेंडमेंट का। इज दैट क्लियर? Yes, clear. ओके, तो लिख लीजिए। controller pass the order to The controller cannot pass order before such application for amendment or refusal if suit before court is pending. हाँ, कि जब तक आपके कोर्ट केस में, वरना तो ये हो जाएगा ना मैडम कि कोर्ट केस में जो बात पे केस चल रहा था उसे ही आप अपने एप्लीकेशन में अमेंड कर दो। तो इसी वजह से कोर्ट केस जब चल रहा है रिवोकेशन का या इन्फ्रिंजमेंट का, तो तब तक अमेंडमेंट को पोज कर दिया जाता है। Yes, sir. and disputed यहाँ पे है, तो वहाँ पे कंट्रोलर ऑर्डर पास नहीं करेगा हम्म ऑफ अमेंडमेंट। और ये आता है रूल नंबर 81 में, सेक्शन नंबर नहीं, यहाँ पर आएगा रूल नंबर 81। फॉर्म 13 Yes, sir. Rule 80 is for patent of addition. Rule 81 is for this one. A control type. Okay, sir. अमेंडमेंट, Amendment. और उसमें बात की गई है फॉर्म नंबर 13 की। और जब आप फॉर्म नंबर 13 फाइल करते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि वाई अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, वो जस्टिफाई करो। व्हाट अमेंडमेंट नीड टू बी मेड, वो जस्टिफाई करो। एंड दैट मस्ट बी क्लियर इन फॉर्म, वो दोनों चीज फॉर्म में क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए। Yes, sir. One second. Sir, my pen is over. One second, one second. जी मैम। Jan 17 के और यहाँ से अभी 57 से सब अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट है ना, एनी चेंजेस एनीथिंग हाँ, वो आएगा 59 में सर। अमेंडमेंट क्या होता है उसको हम 59 में करेंगे। करते Done, sir. ओके मैम। अब आते हैं 58 सेक्शन में। कोई pen work नहीं कर रहा। ये भी एक बात है, लिख लीजिएगा, ये भी क्लोज 57 में है
कि अमेंडमेंट अगर ग्रांट के बाद हुआ, ग्रांट के बाद यानी पेटेंट जब है तब अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो उस अमेंडमेंट का पब्लिकेशन होगा, और वो पब्लिकेशन की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर पर्सन इंटरेस्टेड कोई भी फॉर्म नंबर 14 फाइल करके ओपोज कर सकता है। Sir, if any amendment happens, it will be आफ्टर ग्रांट published. ऑफ अ पेटेंट, आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, If any amendment happens after grant of patent, after grant of patent, after देन इट विल पब्लिश। after grant of patent, then that will be published. Will be published. फिर आपने क्या बताया सर? It within 3 months. हाँ, विद इन 3 months ऑफ सच पब्लिकेशन। Within 3 months of such publication, फॉर्म नंबर 14 फाइल करके कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड उस करेक्शन को ओपोज कर सकते हैं। be filed by an interested person for कैन the ओपोज इट। opposition. Yes. अब मुझे लॉजिकली ये आंसर दीजिए कि यही चीज अमेंडमेंट पेटेंट ग्रांट होने से पहले क्यों नहीं है? पेटेंट ग्रांट होने से पहले ऐसा कोई 3 महीना क्यों नहीं दिया गया कि वहां पर अपोजिशन आ सके पेटेंट ग्रांट होने से पहले? अगर ग्रांट होने के पहले अपोजिशन क्यों नहीं दिया जाएगा? हेलो जी सजन सर, मैंने वो लिंक देखी आपकी, और मैं आपको जरा 5 साढ़े 5 बजे कॉल करूं? मैं एक सेशन में हूँ जरा सा। जी नहीं नहीं सर, सॉरी, कहा आपको थोड़ी ना पता था। मैं 5:30 बजे कॉल करता हूँ सर आपको। सर एनी इमरजेंसी? मैं एक सेशन में हूँ, बस करके फिर ओके। नहीं पता सर भाई। ओके, क्योंकि मैडम प्री ग्रांट ओपोजिशन कब तक किया जा सकता है? ग्रांट मिलने के पहले तक। हाँ, तो वहां पर तो ओपोजिशन का ग्राउंड ओपन ही है, तो फिर 3 महीने एक्स्ट्रा क्यों देना? हाँ करेक्ट। कॉमन सेंस ही नहीं है सर कभी कभी। नहीं नहीं मैडम, नहीं समझ में आता है, बड़े बड़े लोगों को ये समझ में नहीं आता है। बट दिस इज मुझे भी 2 बरस के बाद समझ में आया। या इस इसलिए तो ये क्वेश्चन किया मैंने। वैसे पढ़ाने की स्पीड मेरी यही है, मैं इससे ज्यादा स्पीड में पढ़ाता नहीं हूँ, बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आए हो वो पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये करने के लिए फोर्स कर रहा है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊं। और कुछ नहीं है, ये सर सारा खेल आपके समय का है। ये सब छोटे छोटे सेक्शन ही है सर, इतने डिफिकल्ट नहीं। इतने नहीं है, बस सिर्फ पेपर आता है हाथ में तभी जाके वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। यस एक्चुअली। अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन बिफोर एपेलेट बोर्ड और हाई कोर्ट। अब एपेलेट बोर्ड भी क्या बन चुका है? आईपीडी। आईपी बोर्ड। हाँ, आईपीडी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट।
नहीं 58 में, हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी। Correct, sir. Amendment of specification before High Court. अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन बिफोर हाई कोर्ट। अब मुझे एक बार एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, फिर आप आराम से लिखिएगा, छोटा सा ही सेक्शन है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। मान लीजिए कि रिवोकेशन का सूट चल रहा था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या चलता है? रिवोकेशन का सूट। रिवोकेशन का सूट कब चलता है? जब एक बार आपकी पेटेंट ग्रांट हो जाती है और फिर आपकी पेटेंट को कोई खारिज करने के लिए एप्लीकेशन करता है हाई कोर्ट में। ये बात समझ चुके हैं आप? Kharij इज means दैट क्लियर? position, sir. खारिज मीन्स उसको निकाल देने की बात करते हैं, रिवोक करने की बात करते हैं, Okay, cancel. Cancellation. कैंसिलेशन। Okay. तो जब पेटेंट, यानी यहां पर कौन सी बात है? एप्लीकेशन फेज की बात नहीं. नको, यहां पर बात है पेटेंट की। और पेटेंट भी तब जब वो रिवोकेशन सूट में हाई कोर्ट में चली गई है। Hmm. अब जज जजमेंट दे रहे हैं और जज को ऐसा लगता है कि गौरव सर की ये जो पेटेंट है उसे रिवोक करने से अच्छा है मैं गौरव सर को ये कहूं कि इसमें से इतना पार्ट निकाल दीजिए, अमेंड कर दीजिए, तो गौरव सर की पेटेंट बच सकती है। जज ये फेवर में है, जज ये डिसीजन लेने के फेवर में। Okay. तो उस टाइम पे जजमेंट क्या आया? रिवोक नहीं करना है। क्या आया जजमेंट? अमेंड करना है। वो वाली बात यहां पर हो रही है। अब अमेंड करना है तो प्रोसीडिंग्स कहां पर होगी? हाई कोर्ट में। और किसके सामने होगी? मे अलाउ एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। यानी ये एप्लीकेशन नहीं है, यहां पर क्या होगा? पेटेंट। ये एप्लीकेशन नहीं, क्या होगा यहां पर? Patent. मे अलाउ Patent. पेटेंट फॉर अमेंडमेंट। कहां लिख दू? यहां पर लिख दू। हाँ sir. ओके। और अगर कंट्रोलर को, सॉरी, अगर जज को पता नहीं है, हाई कोर्ट में तो जज होते हैं ना, उनको पता नहीं है कि अमेंडमेंट कैसे किए जाते हैं, तो वो किन को बुला सकते हैं? Controller. कंट्रोलर को। वो नोटिस दे सकते हैं कंट्रोलर को कि आप इस प्रोसीडिंग्स में आइए, Hmm. मुझे क्या करना है? अमेंडमेंट करना है एक पेटेंट में। या फिर वो एप्लीकेंट भी कन्विंस कर सकता है जज को कि सर मेरी एप्लीकेशन में से मैं अगर इतना पार्ट निकाल दूं तो अमेंडेड एप्लीकेशन मेरी बच सकती है, क्या मैं ऐसा कर दूं? तब भी अगर एप्लीकेंट चाहे कि जज को समझाने में उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो वह भी रिक्वेस्ट कर सकता है कंट्रोलर को कि सर मेरी पेटेंट चली जाएगी, इससे अच्छा है आप मेरे कोर्ट केस में आ जाइए, जज को समझाइए कि ये अमेंड होके भी आगे बढ़ सकती है। मगर डिफरेंस है यहां पर कि अगर एप्लीकेंट, या मैं यहां पर कहूं पेटेंटी, जब रिक्वेस्ट करेगा कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर के पास चॉइस है कि वो जाए भी या ना भी जाए। बट अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो उसे आना ही होगा, वहां पर कोई चॉइसेस नहीं है। Yes. बस अब जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, वो कोर्ट की डिसीजन की सारी कॉपी कोर्ट ही कंट्रोलर के पास भेजेगा, एप्लीकेंट लेके नहीं जाएगा, कोर्ट ही कंट्रोलर के पास भेजेगा। और कंट्रोलर अकॉर्डिंगली अपने रजिस्टर में वो सारी एंट्रीज को ऐड करेंगे। बस ये बात थी सेक्शन नंबर 58 में। कोई भी चीज ना समझ में आई हो ऐसी नहीं सर, समझ लिख लीजिए तो फिर। सर जैसे कि प्रोसीडिंग चालू है हाई कोर्ट में फॉर द रिवोकेशन पेटेंट हम्म है, वो रिवोक हो गया है, तो उसके उस अप्लिकेंट ने फाइल की नहीं फॉर द रिवोकेशन, यानी रिवोक नहीं होना चाहिए था, तो कोर्ट में अलाउ वो एप्लीकेशन से वे में हम अलाउ लोग पेटेंट पेटेंट अमेंड हो स्पेसिफिकेशन सकता है। हम्म
तो कोर्ट पेटेंट को अमेंडमेंट के आफ्टर अमेंडमेंट वो अलाउ कर सकता है पेटेंट को आगे बढ़ने के लिए। हाँ यानी कोर्ट का ये डिसीजन हो सकता है कि अमेंड करो एप्लीकेशन, अमेंड करो पेटेंट को, नॉट एप्लीकेशन, पेटेंट को अमेंड करो। जगह पे स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। पेटेंट स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं मैडम। सर कोर्ट फिर कंट्रोलर को पूछेगा कि व्हाट आर द ग्राउंड फॉर योर ऑब्जेक्शन, और अप्लीकेंट बोलेंगे कि प्लस पॉइंट बोलेंगे कि समथिंग समथिंग पॉजिटिव इन द मान पेटेंट। लीजिए ना सर, वो रॉन्गफुली ऑब्टेन वाला ही केस लीजिए कि तो आपकी एप्लीकेशन थी, मैंने चुरा ली थी, मगर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन चुराई थी। आपने मुझ पे रिवोकेशन सूट किया। कोर्ट इस जजमेंट पे है कि गौरव सर का जो पार्ट है उसको जयवीर जी निकाल दीजिए और बाकी की एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़िए, बाकी की ओ, पेटेंट के साथ आगे बढ़िए। ओ, तो वहां पर अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट मैंने किया, मैं आगे बढ़ा, उसको चेक करने के लिए कि मैंने सही अमेंडमेंट किया है कि नहीं किया है। जज क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर को बीच में ला सकते हैं और कंट्रोलर हम्म, मेरी एप्ली यानी पेटेंट को चेक कर देगा। हम्म, ये स्टोरी एकदम परफेक्ट बैठ रही है, हाँ सर। बस इसको याद कर लो। सारे सिनारियोस देखिए सर, पहले दिन सारे सिनारियोस मत एंटर कीजिए दिमाग में। पहले एक सिनारियो से सेक्शन को एडप्ट कर लीजिए, फिर आप जब जब एग्जामिनेशन देंगे ना उसमें बहुत सारी और कंडीशंस भी आएगी आपके सामने, तो तब ये सिनारियोस आपके पास ऑलरेडी आपका लॉजिकल माइंड है, आप सेट कर लोगे। अभी आपका काम है किसी एक सिनारियो के साथ आपको एडप्ट करना ये चीजों को। अगर आप सारे सिनारियो कवर करने जाओगे ना सर, वो टाइम भी लेगा और आप कंफ्यूज भी होंगे। ये मेन हाँ सर, पर्पस है, मीन्स और कंप्लीट भी नहीं हुआ। कंप्लीट भी नहीं होगा। हाँ नहीं होगा सर, ट्रू ट्रू वेरी ट्रू। तो आपको एक एक सिनारियो, हाँ ऐसा भी नहीं कि एक भी सिनारियो लिए बगैर आगे बढ़िए, एक लीजिए, दिमाग में रखिए, फिर आगे बढ़ जाइए। नोटिस एट सर आप द एप्लीकेशन। सर नोटिस भेजेगा, नोटिस द एप्लीकेशन। सर एफ क्या है वो? एफ का कुछ क्या है सर? ये प्रोसीडिंग के बाद कंट्रोलर है ना, हाई कोर्ट कंट्रोलर कंट्रोलर। सारी कॉपीज। यहां पर देखिए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि जो भी जज का डिसीजन होगा, जो भी जज का ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कौन फॉरवर्ड करेगा कंट्रोलर को, पेटेंटी या फिर जज Judge, ऑफ हाई कोर्ट? judge will जज। transfer it to हाँ control will put it in his record. जी। तो ये तो वरना ये तो हो नोटिस सकता है कि जो पेटेंटी है उसको 10 ऑर्डर मिले हैं, 10 में से उसने 9 ही ऑर्डर सिर्फ कंट्रोलर के पास दिए, एक ऑर्डर अपने पास रख लिया। समझे? इसी वजह से। सर ये नोटिस एफ क्या है सर? एफ द एप्लीकेशन। कहां पर? नोटिस, ये नोटिस फाइल द एप्लीकेशन है क्या? नोटिस एफ नोटिस द ऑफ द एप्लीकेशन। एफ नोटिस एफ नहीं, ऑफ। ऑफ ऑफ। ऑफ। Hmm. कि ऐसी ऐसी अमेंडमेंट होने जा रही है, कंट्रोलर जी आप कृपा कृपया करके पधारिए। 345। ओके। मैडम उसको बुलाइए बुलाइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाय बड़ी, सैल्यूट, हाउ आर यू? नहीं See, नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। see, he's my son. He's my teacher, you know. He's my colleague. His name is Gaurav, right? Tanmay. Elder ना, बड़ा वाला Tanmay. गौरव है. He's 12 years अच्छा। old. ओके। ये बड़ा क्यूट है, वो तो आएगा ऐसे मैडम को शाबाशी दे के चला जाएगा। ऐसे मार के जाएगा. वो अभी बड़ा हो गया ना. मेरे we both are of same height, so he'll come and just hit me and go. ट्रू ट्रू वेरी ट्रू। अच्छी बात है, ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। फिर मैं कभी मैं भी, मेरे मेरे मेरा आज स्टेटस देखिएगा, मेरी बेटी मैं रात को 12 बजे तक पढ़ाता हूँ,
तो वो जगती है मेरे साथ। फिर 12 बजे जैसे ही मेरा सेशन कंप्लीट हुआ ना, तो उसने बैग ली अपने भाई की और बोले कि मुझे स्कूल जाना है। रात को 12 या 1:30 बजे मैंने वो वीडियो शूट किया, मेरे स्टेटस में है जो, रात देख को 12 बजे निकलती है। बस लगता है सारे वीडियोस कितने मतलब इट इज वेरी नाइस. Gora wasted this much tape. Okay, okay, now you don't disturb. Okay, okay. Okay, now you don't disturb, you go. I will come. Close the door and go. तन्मय जी ने गौरव जी पे रिवोकेशन सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। Sir, every time, sir. उसने ये किया, इसने वो किया, उसने ये किया. वही तो सिबलिंग्स का वही तो मजा है मैडम। आप कितने सिबलिंग्स हैं? हम आपकी कितनी बड़ी बहन या भाई? सब छोटे हैं मेरे से, सर. सब One, छोटे हैं। sir, one sister, one brother. Sister is interior designer and brother is chartered accountant. ग्रेट। तो आपने झगड़े भी कम नहीं किए होंगे, 3 लोग हैं आप। पकड़ के एक दूसरे को. 2 or 3 sir. Elder Yeah. sister. आप भी 3 है? नहीं sir. I have only one elder sister. मैं younger हूँ. ओके। वो भी है ना ओहो। PhD in फाइनेंस मैनेजमेंट है और ओ लेक्चर बाप वो रे। भी लेक्चर। Nice. तो आपकी पॉकेट मनी तो भगवान बचाए। नहीं नहीं, वेरी ट्रू सर। उसके अच्छा गाइडेंस से अभी मेरा भी PhD है तो मुझे इजी जा रहा है उसके कारण। सर, बड़ी बहन होना ये सबसे अच्छी बात होती है। बहन छोटी होना तो शायद वो उतनी अच्छी बात नहीं है, बट बहन बड़ी होना वो बहुत बड़ी बात होती है। बहन जितना समझाती है ना चीजों को, यानी जो सही में बोलूं कि मैंने अपने कजिन से सीखा है, मेरी जो कजिन सिस्टर है। हाँ जी। आपके कितने भाई बहन? मैं तो एक भाई है मेरा बस। मगर मैडम अगर आप मेरी फैमिली अगर काउंट करेंगे ना, मेरी मदर साइड से मेरे जो मामा है, आप क्या बोलते हो, मामा ही बोलते होंगे ना वहां पर। हाँ, तो जो मामा है वो मेरे 9 मामा है। 9। आई हैव 9 मामास एंड 4 मासी। 4 मासी। बस क्रिकेट 4। हाँ, 4 फई जी। फई को आप क्या बोलते हो? पापा की बहन। वैसी 4 पापा की बुआ. बहन है। हाँ, बुआ। और जो पापा के भाई होते हैं चाचा, वैसे 4 चाचा। 4 चाचा, 4 बुआ, 4 मासी एंड 9 मामा। बस। 4 हाई क्रॉस भी बस नहीं होने वाला सर. मेरी शादी में सब लोग आए थे तो जो गांव की पब्लिक थी ना उसको बाहर ही खड़ा रहना पड़ा था। बोले कि आपकी गांव की पब्लिक बहुत आई है आपकी शादी में। मैंने बोला ये गांव की पब्लिक नहीं है, घर की पब्लिक. ये घर की पब्लिक है। आई नो सर. ऐसा हुआ था। मारवाड़ी और गुजराती में पॉपुलेशन यूज होती आंसर है। पॉपुलेशन इज टू मच नॉट नाउ. अब तो हम दो हमारे दो ज्यादा से ज्यादा, बस खत्म बात। और हो भी नहीं सकता है अब ये सारी चीजें करना डिफिकल्ट। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 59 में। 58 लिख लिया था ना? यस सर. यस. ओके, लास्ट सेक्शन बिफोर एग्जाम 2, सेक्शन नंबर 59। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है? ABCDEF। ABCDEF। अब इसका मीनिंग क्या है? A फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट। B से बाय। C से करेक्शन। करेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे कि पहले हमने लिखा था एक क्लेम में या डिस्क्रिप्शन में कि हमारी इंजन की एफिशिएंसी 60% है।
तो मैं 60% को 65 नहीं कर सकता हूं, स्कोप बढ़ा नहीं सकता हूं, स्कोप कम कर सकता हूं। यानी मैं अगर इसको करेक्ट करना चाहूं तो मैं इसको करेक्ट करके 57 लिख सकता हूं, बट 61 नहीं लिख सकता। सो सच काइंड ऑफ करेक्शंस आर अलाउड। Amendment by the way of correction, then disclaimer. डिस्क्लेमर, जैसे गौरव जी आपके साथ मेरी बात हुई कि आपकी पेटेंट थी, मैंने रॉन्गफुली ऑब्टेन की थी पार्ट ऑफ द पेटेंट, तो मुझे अपना पार्ट ऑफ द क्लेम को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लेम, उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्लेम कर रहा हूं पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन को। तो ये भी अमेंडमेंट के अंदर आता है कि करेक्शन, डिस्क्लेमर एंड एक्सप्लेनेशन। मैंने मान लीजिए ऐसे ही अपनी पेटेंट स्पेसिफिकेशन में या फिर एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशन में सभी जगह पर EXP लिखा था। अब मुझे कंट्रोलर बोल रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन करो कि ये EXP है क्या, तो मैं बोलूंगा इट्स एन एक्सप्लेनेशन। काफी टाइम हम ये जो होते हैं ना केमिकल फॉर्मूला, उसको लिख देते हैं, जैसे कि मैंने ये लिख दिया COH। अब वो कंट्रोलर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या, तो इसका जो नाम होगा वो मैं क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि उससे मैं कोई स्कोप को चेंज नहीं कर रहा हूं, कोई स्कोप नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ इस नाम को वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो तीसरा है एक्सप्लेनेशन। एंड चौथा है एफ की बात है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट। अब फैक्ट से आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि कोई चीज आपने बनाई है, उसमें फैक्ट की वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लग रहा है, आप उसको दिखाना चाहते हैं, वैसे तो लगता ही है सभी जगह पर, तो ये फैक्ट्स को आप ऐड कर रहे हैं, फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, उससे कोई ना ही एप्लीकेशन का कोई स्कोप बढ़ रहा है, बट जो समझने में आसानी हो रही है कि एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। सिर्फ आप ऐसा लिख रहे हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी यहां पर कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में, तो वो एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ फैक्ट है। हम उससे स्कोप नहीं बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ एक फैक्ट बढ़ा रहे हैं कि यहां पर जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया था वो मैकेनिकल एनर्जी का था, बट उसका जो ओरिजिनेशन सोर्स है वो केमिकल एनर्जी से है। गॉट इट? तो इस तरीके से आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं अमेंडमेंट में। तो ये तरीके हैं अमेंडमेंट करने के। अमेंडमेंट करने के 4 तरीके हैं। कौन कौन से सर? अमेंडमेंट बाय Correction, करेक्शन, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, एक्सप्लेनेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फैक्ट्स। और ABC एक ही है अमेंडमेंट बाय करेक्शन। ABCDEF, ये ए बी एक समझ लीजिए, बाकी ये सारे तरीकों हैं, तरीके। एक तो करेक्शन से आप अमेंडमेंट कर सकते हो, डिस्क्लेमर से कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन से कर सकते हो, या इंक्लूड्स ऑफ एक्चुअल फैक्ट से आप करेक्शन अमेंडमेंट कर सकते हो। ओके सर। I need go out. Close the door and go. Okay. कोई डाउट सर यहाँ पर? कोई डाउट मैडम यहाँ पर? नहीं सर। आपने क्या बताया था लास्ट? व्हाट फैक्ट? इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स। यस सर, डन। अब यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे एक्ट, वहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, नो अमेंडमेंट एक्सेप्ट डिस्क्लेमर, करेक्शन और एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स, स्पेसिफिकेशन क्लेम समथिंग एल्स, यानी
आपने क्लेम के अंदर कुछ लिख दिया है, क्लेम आपने कुछ किया है, मगर स्पेसिफिकेशन में कहीं पर भी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तब भी वो अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। क्लेम कुछ और नहीं लिखा जा सकता है, जो चीजें एक्सप्लेन की गई है उसी में से आप क्लेम को लिख सकते हैं। जो चीजें पहले से एक्सप्लेन की गई है उसी में से आप क्लेम बना सकते हैं, उसका स्कोप बढ़ा नहीं सकते हैं, कोई चीज नई ऐड नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं सर? रिलेवेंट है, Yes, sir. मस्ट बी ऑल रिलेवेंट। जी। कनेक्ट क्लेम कनेक्ट। अमेंडेड नॉट होली विद इन द स्कोप। स्कोप मैंने आपको समझाया कि पहले आपने लिखा था कि 50 to 60% हमारी एफिशिएंसी थी, फिर आप उसका स्कोप बढ़ा रहे हैं कि 40 से 70% है। ये नहीं चलेगा, आप स्कोप कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर ग्रांट अगर अमेंडमेंट है तो उसका पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन पब्लिश होगा, और पब्लिकेशन से फॉर्म नंबर 14 फाइल करके कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड उसे ओपोज कर सकता है। ये बात हम जानते हैं, अभी तक हमने ये देख लिया है सेक्शन 57 में, करेक्ट? Yes, sir. अब ये एक बार 3 महीने का भी पीरियड ओवर हो गया, पेटेंट ग्रांटेड थी, अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट के बाद उसका पब्लिकेशन हुआ, पब्लिकेशन से 3 महीने का पीरियड भी ओवर हो गया, जिसने ओपोजिशन करना था वो कर लिया। अब अगर कोई ओपोज करता है, पेटेंटी को क्वेश्चन करता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट अमेंडमेंट, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। या फिर पेटेंटी को अब कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, अब कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं पेटेंटी को कि भाई आपकी ये जो अमेंडमेंट थी वो गलत थी। एक बार 3 महीने का पीरियड था जहां पर आप ओपोज करना चाहते थे तो आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, नहीं किया यानी वो पीरियड चला गया। उसके बाद में अब कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं कि पेटेंटी आपकी अमेंडमेंट गलत थी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ Wrongfully फ्रॉड। performed. अगर फ्रॉड है तो अब भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर फ्रॉड वाला क्लोज नहीं है, फ्रॉड वाला क्लोज नहीं है, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इस अमेंडमेंट पे। और फ्रॉड से जो मैडम ने बात की, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज रॉन्गफुली ऑब्टेन, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। एनी डाउट? No, sir. तो ये रहा हमारा 59 तक का सफर पेटेंट एक्ट का। सर डिजाइन एक्ट के सेक्शन 16 तक के आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, आपने देखे? नहीं सर, आज देखता ओके। तो सर आज आपको, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है आज? आज आप रिवाइज करेंगे, आप और मैडम। कहां तक? पेटेंट एक्ट अप टू सेक्शन 59 और डिजाइन एक्ट अप टू सेक्शन 16. 16। मैं आपको 2 वीडियोस भी भेजता हूं उसके लिए, चलिए, just a minute। इसी में ही दिखाता हूँ, कहाँ से मैं भेजा वो भी बताता हूँ।
ये हम गए यूट्यूब में, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा एक्ट को, और फिर आपको डेली मेडिसिन पे जाना है, डेली मेडिसिन पेटेंट। और ये जो है उसमें आप इसको एक बार देखेंगे ना, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने देखा सर ये वीडियो। जी, तो 59 तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको उस तरीके से आपको लिखना है, विदाउट लुकिंग एट द वीडियो। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया है तो 59 तक आपको उस तरीके से आपके दिमाग में एक्सप्लेनेशन चलना चाहिए, अप टू सेक्शन 59 ऑफ पेटेंट एक्ट। एंड दूसरा, अप टू सेक्शन 16 ऑफ डिजाइन एक्ट। तो शीतल मैडम को पहले लिंक, गौरव सर को लिंक, वापस आते हैं। इसमें ये पेटेंट एक्ट के लिए है, वैसे ही ये वीडियो है डिजाइन एक्ट के लिए भी। ये लिंक गौरव सर को, ये लिंक मैडम। तो आज रिवीजन का डे है। आज आप पहले यहां से क्विक रिवीजन करेंगे। मैडम क्विक रिवीजन के लिए एलिजिबल है, तो मैडम पहले क्विक रिवीजन करेंगे। बट गौरव सर आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको मैंने जो ये भेजा है ना, पेटेंट एक्ट वाला, इसमें से आपको डिजाइन एक्ट, उसके भी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में है। जी जी तो डिजाइन एक्ट के 1 to 16 को देखना है। पहले आपका टास्क ये रहेगा, फिर आप रिवीजन करेंगे। क्लियर है सर? जी सर। ये एक चीज। दूसरी बात, कल आपको सुबह आपका 10 to 11 का एक क्लास में स्केड्यूल कर रहा हूं। टेम्पोरल। किसके लिए? पेटेंट ड्राफ्टिंग के लिए। जी जी सर। तो ये भी आपको करना है, पेटेंट ड्राफ्टिंग भी करनी है। और कल 2:30 PM से जब हम बैठेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, 2:30 PM टू 4:30, पहले तो मैं आपको ये जो नए अमेंडमेंट आया है, नया अमेंडमेंट, वो समझा दूंगा। और फिर एक बार हम 1 to 59 एंड 1 to 16 रिवाइज करेंगे। इतनी चीजें होने के बाद आपको संडे, पूरा दिन है आपके पास, 5 घंटे निकालकर पेपर लिखना है मैडम। यस सर। आंसर आपको 5 नहीं, आपको कितने घंटे निकालने पड़ेंगे? आपको शायद आपने पेपर 1 भी नहीं दिया है ना अभी तक, एक भी, हाँ या एक हाँ दिया? हाँ। नहीं, सबमिट नहीं किया। एक दिया तो है सर। सर सबमिट एक नहीं। दिया, टफ वाला बाकी है अभी भी उसमें भी। हाँ हाँ सर। तो सर मीन्स करना हाँ पड़ेगा। हाँ सर, आज कल तो छुट्टी है सर, सैटरडे संडे ऑफ होता है, कल कर लूंगा। बस सर तो क्योंकि पकड़ लीजिए। अब ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, अब संडे से आपकी ट्रेन एकदम ट्रैक पे चलनी चाहिए। जी जी। हाँ सर। वरना सर ये ट्रैक पकड़ना अब धीरे धीरे
ओवरलोड हो धीरे धीरे जाएगा। उसका ट्रैक अगर छूट गया ना आपका, तो फिर कॉन्फिडेंस भी छूट जाएगा। और हम्म। इजी है वैसे, कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी, इसमें बड़ी बात नहीं। केस हाँ सर स्टडी। मैंने, हाँ सर यस मैम। डेली मेडिसिन। केस स्टडी के आंसर कैसे लिखने हैं वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। हाँ सर, क्योंकि वो नहीं आता है सर कैसे करना। मैडम मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता दूंगा, वैसे आप लिख लीजिए। अगर ये 4 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो केस स्टडी आप आसान से लिख पाएंगे। पहला स्टेप, एक एक गिवन सेकंड, डेटा। एक सेकंड, एक सेकंड, स्टॉप द अलर्ट, एक सेकंड से। जब आप केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस टाइम पे गिवन डेटा लिखते जाइए। गिवन डेटा। फिर गिवन डेटा, फिर आता है रिक्वायर्ड डेटा। गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा उसको मैच्योर होकर लिखें, तो गिवन डेटा को कहते हैं फैक्ट्स एंड रिक्वायर्ड डेटा को कहते हैं इश्यू। तो फैक्ट्स लिखने हैं, इश्यू लिखने हैं। फिर तीसरी चीज आती है रिलेटेड सेक्शन, रिलेटेड रूल, रिलेटेड फॉर्म, फीस एंड टाइमलाइन। रिलेटेड सेक्शन, रिलेटेड रूल, रूल, फॉर्म, फीस एंड टाइमलाइन, ये लिखना होता है। फिर आंसर का फ्लो चार्ट बनाना होता है, फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन। जो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, जहां तक हमें पहुंचना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना होता है। एंड फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। 4 पॉइंट। हाँ, 4 पॉइंट्स। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, तो आपको फिल करने हैं पेजेस 1.5 पेज, और आपके पास मिनट्स है 7.5। लिख लीजिएगा, फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन you need to fill 1.5 page and you have time 7.5 minutes to complete it. अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो you have 3 pages, you need to write down 3 pages, at least 2.5 pages, 2.5 करके फिर आधा पेज छोड़ देना है, 2.5 pages, एंड आपके पास टाइम है 15 मिनट्स। अब कैलकुलेशन कहां से बैठी, तो आप ये देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन अगर मैंने 3 पेज में लिख लिया, तो 100 मार्क्स का पेपर कितने पेज में लिख पाऊंगा? कैसे? 10 मार्क्स 3 पेज, 10 मार्क्स के लिए 3 पेज, तो 100 मार्क्स के लिए कितने पेजेस? 30। उतनी ही आपकी आंसर सीट होती है। 10 मार्क्स के लिए 15 मिनट्स, तो 100 मार्क्स के लिए कितनी मिनट्स? 3 आवर्स। नहीं, 150। और बाकी की 30 मिनट्स पढ़ने के लिए, डेटा को पढ़ने के लिए लगेगी। 1.5। हाँ, तो हमने 1.5 नहीं, 2.5 आवर में पेपर कंप्लीट करने की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और बाकी की 30 मिनट्स किस में लगेगी? पढ़ने में। केस स्टडी पढ़नी तो पड़ेगी ना, तब आंसर देंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना होगा। तो ये है सिस्टमेटिक मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू राइट कंप्लीट पेपर, और इसी तरीके से आपको फॉलो करना। अब बताइए मैडम, अब इसको लिखेंगे कैसे, वो डिफिकल्टी है, तो एक मैं आपको कल बताऊंगा। हाँ, वही कैसे वही लिखना है। बोलने वाली थी सर, आप ही हाँ। क्योंकि यहाँ मगर ये स्ट्रक्चर तो समझ में आया ना मैडम? हाँ हाँ सर, यस सर। बस तो हो जाएगा मैडम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ड्राफ्टिंग दिखाया, अभी ड्राफ्टिंग थोड़ा समझ में आया, अभी केस स्टडी से थोड़ा नहीं, अच्छा समझ में आ रहा है आपको, और मैं इवेल्युएट करके आपको भेज रहा हूँ आज रात तक, वो हाँ। मेरा काम है, करके देता हूँ। तो पैटर्न जैसे पेपर 1 का ABC सेक्शन में डिवाइडेड है। ए सेक्शन में 30 क्वेश्चन, बी सेक्शन में 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। 10 में भी बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन को अजम्पशंस असर्टिव वाले, और 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। ये अभी तक का पैटर्न है, हाँ ये अभी तक की पैटर्न है, ये चेंज हो सकती है। ओके। सर एमसीक्यू पक्के हैं। क्वेश्चन चेंज हो गए ना सर, अभी वो लोग थोड़ा अच्छे से दे रहे हैं, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कंपोनेंट। मैंने यूट्यूब में देखा था ये वाली, ऐसे सिनेरियो भी डाल देंगे तो डाल सकते हैं ज्यादा। करेंगे सर आराम से, एक बार ये इसीलिए तो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे परफेक्ट तरीके से आ गए ना सर, तो हम शायद नेक्स्ट
2 वीक्स में तो मुझे लगता है कि हम 90% दोनों एक्ट कंप्लीट कर लेंगे विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, क्योंकि मेरी टारगेट है कि आपको एक एक एग्जामिनेशन तक आगे लेके जाऊं विद इन अ वीक। यानी आप जब नेक्स्ट वीक में आओगे तो एग्जामिनेशन 3 होगी, फिर नेक्स्ट वीक में आओगे तो एग्जामिनेशन 4 होगी। हमने एग्जामिनेशन 5 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो एग्जामिनेशन 5 आते आते यानी 2 वीक खत्म होते होते 90% सिलेबस कवर्ड है। फिर ये सारी चीजें उठेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को असेस करना, उसको देखना, उसमें से क्वेश्चंस निकालना, लाइक दिस। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, डिजाइन एक्ट का भी बहुत सारे फॉर्म्स है ना सर, उतना सारा रिमेम्बर करना है। वो तो मैडम ऐसे हो जाएगा चुटकियों में। सर आज आपको मैं एक सुबह का वीडियो भेजता हूँ, जो एक साक्षी मैडम करके हैं, जो आप ही की तरह ज्वाइन हुए थे, और आज आप देख लीजिएगा, आज सुबह ही मैंने उनके साथ रिवीजन किया है सारे फॉर्म्स डिजाइन के। इवन पिछले 2 दिनों से मैं उनके साथ रिवीजन कर रहा हूँ। सारे सेक्शन वो बोल रहे हैं, सारे सेक्शन मुंह जुबानी बोल रहे हैं, सारे फॉर्म्स बोल रहे हैं। यस सर। वो तो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया मैडम, बेयर मिनिमम। यानी ये करने में कोई मैं ना ही मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, और इतना तो आपको आएगा ही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। या तो आपकी ब्रेन मेमोरी, वैसे भी आपकी स्ट्रांग है ब्रेन मेमोरी, आप ऐसा बोलते हैं, वो आपकी बोलने की रीत है ऐसी, ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ी बड़ी बातें आप कर लेते हैं आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी थॉट प्रोसेस है ही, और हो जाएगा, डोंट वरी। और बेयर मिनिमम है, आप 1 to 162 अपने मुंह से बोलेंगे, और 1 to 48 डिजाइन एक्ट भी बोलेंगे, और साथ में सारे रूल्स भी बोलेंगे, साथ में सारे फॉर्म्स भी बोलेंगे, यस सर। वो भी हो जाएगा। तो वो इजी है, डोंट वरी। ओके सर, तो आप प्रिपरेशन कर लीजिए सर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से प्रिपेयर करना है आज आपको। कल सुबह 10 बजे आप फोन करेंगे ना मुझे, यस सर। तो फिर हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं सर। ओके, जी, जी। और 2:30 बजे मैडम केस स्टडी का आंसर एंड एक बार छोटा सा रिवीजन 1 to 59 एंड डिजाइन एक्ट 1 to 16 का। चलिए, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, बाय जय सर। जिनेंद्र एंड जय श्री गणेश। बाय। बाय मैम।